हेलो फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पे पॉलिटी के एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। माय नेम इज प्रियान जैन। आई हैव क्वालिफाइड बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आई हैव क्वालिफाइड एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2019 एंड रिटन मींस माय रिजल्ट इज पेंडिंग। आई हैव क्वालिफाइड गेट इन 2015 और ये मेरी हॉबीज है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का स्कोर कार्ड है। आप ये मेरे मार्क्स देख सकते हैं और ये मेरे मेंस का एडमिट कार्ड है 2019 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे मालूम होगा कि अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो मैं पॉलिटी के इसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहूंगा और मैं आपको यहाँ ऐसे ये बताऊंगा कि कैसे स्टैटिक को डायनेमिक से और डायनेमिक को स्टैटिक से जोड़ सकते हैं। और मैं पाठ्यक्रम को भी डिकोड करना चाहूंगा, जो कि मैं आइए आगे बढ़ते हैं अपन तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको एमपीपीएससी की परीक्षा पास करनी है, तो मैंने बार बार बोला है क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मुझे बहुत दिन बाद ये बात समझ में आई है कि जितना अच्छा सिलेबस अपन को थॉरोली रटा होगा, अपन बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन को सिलेबस ही नहीं समझ आता। तो मैं आपको पहले सिलेबस समझाने की कोशिश करूंगा कि अपन पॉलिटी का सिलेबस कैसे डिकोड कर सकते हैं। और अभी मुख्य परीक्षा 2020 है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग अपन किया जा सकता है। और अभी हो सकता है कि संभवतः मैं भी इस बार मुख्य परीक्षा लिखूंगा, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ संभावना है। तो आइए पहले अपन पॉलिटी के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एमपीपीएससी में कितने पेपर होते हैं, तो आपको मालूम 6 पेपर होते हैं। उसमें जो पेपर टू है, पेपर टू का जो पार्ट 8 है, वो आपका किससे रिलेटेड है? संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। अब आइए मैं जो आपको बताना चाहता हूँ अपन सिलेबस को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको सिलेबस समझ जाएगा तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो जैसे आप समझिए कि एक चीज क्या, एक शब्द होता है राज व्यवस्था। एक शब्द क्या होता है? राज व्यवस्था है। तो राज व्यवस्था जैसे आप इतिहास में देखते होंगे कि राज व्यवस्था क्या थी। एक राजा हुआ करता था, एक राजा के एक शासन हुआ करता था और राजा ही पूरा शासन चलाता था। बहुत सारी आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जैसे एक राजा है, राजा के अंडर में पूरी सेना है, पूरा साम्राज्य है, तो वो होती है राज व्यवस्था। तो वो क्या कर रहा है? राज करने की क्या है? व्यवस्था। राजा एक तरीके से क्या कर रहा है? राज कर रहा है। और एक व्यवस्था बना के आप देखें तो जैसे मौर्य काल में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? अमात्य था, कुमार मात्य था। उससे नीचे ऐसे अधिकारी चले जा रहे थे, फिर प्रांत था। लेकिन उसमें शासन किसका चलता था? राजा का। राजा जो कह देगा वही लिख जाता था और वही वहां का कानून होता था और वही वहां का शासन होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब अपन जानते हैं कि जैसे आज ही अपन सब देखते हैं कि आज मान लीजिए आपके घर पे या आपके जब भी कोई चीज होती है तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे अधिकार में हनन हो रहा है। तो राजा लोगों के टाइम ऐसे कोई अधिकार थोड़ी चलते थे। राजा जो बोल देता था वही शासन होता था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो आपके आप हर बार एक शब्द यूज करते हैं, अपन सब एक शब्द यूज करते हैं कि ये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो ये सब चीजें क्या है? और यदि आपने ये सब चीजें समझ ली, आपने यदि अपनी रियल लाइफ से आसपास की चीजों से चीजें समझ ली, तो आप सिलेबस को बहुत आसानी से डिकोड कर लोगे और बहुत अच्छा आंसर लिख के आ जाओगे। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि एक राजा होता था, राजा का शासन होता था। लेकिन आज भी तो राज व्यवस्था होती है। राज व्यवस्था क्या चीज है? आज आप देखेंगे कि आपके देश का शासन कैसे चल रहा है। जैसे भारत है, भारत का शासन कौन चला रहा है? तो भारत का शासन कैसे कौन चला रहा है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ऐसे सरकारें हैं और वो मिलकर कर रही है, भारत का शासन चला रही है। लेकिन भारत का शासन चलाने के लिए क्या है? दो चीजें को, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की? दो चीजों की। पहली चीज कानून नियम की, और वो कानून नियम कहीं लिखे होते हैं। तो उस लिखी चीज को जो है आज अपने यहाँ क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। और इस अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको मालूम है उस कॉलेज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि इतने बजे कॉलेज लगेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे आपका लंच होगा, फिर ये आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज का जो प्रशासन है वो उधर की नियम की गाइड बुक के हिसाब से चल रहा है, और उसको चला रहा कौन है? कॉलेज का बोर्ड या कॉलेज के डायरेक्टर या वहाँ के टीचर। तो इसी तरीके से जैसे ये भारत है, तो पूरे भारत का शासन कौन चलाएगा? भारत का शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो होंगे। तो वो जो नियम कानून है वो एक किताब में लिखे, और उसी किताब को क्या कहा जाता है? संविधान। तो अब देखिए, आप अपन संविधान में पहुंच गए। किस तरीके से मैं सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ, आप यदि ये समझ गए तो आपको बहुत फायदा होगा। तो वो जो किताब है वो संविधान है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी किताब खरीद के लाए, मान लीजिए जैसे लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत में संविधान दिया हुआ है ना? तो आप जैसे आप उस किताब को खोलते हैं तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है। तो इस तरीके से किताब दी हुई है और उसी किताब के आधार पर शासन चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे हाल ही में कि कोई भी धर्म से रिलेटेड विवाद होता है, तो आप बोलते हैं कि आर्टिकल 25 से 28 को देख लीजिए। तो ये आर्टिकल 25 से 28 क्या है बेसिकली? तो उसी किताब के अंदर भाग 3 समझिए, उसका एक चैप्टर है, उसके अंदर एक प्रावधान है, उसकी बात बार बार की जाती है। इसलिए आप हमेशा पेपरों में देखेंगे कि आर्टिकल 20 का हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। तो आप जैसे समझिए कि राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था के लिए दो चीज जरूरी है। एक चीज है संविधान, एक किताब जिसमें नियम कानून का नियम कायदे कानून लिखे, और दूसरी चीज है उसको चलाने वाली संस्था। तो आप देखेंगे भारत में उसको चलाने वाली कितनी संस्थाएं? 3 संस्थाएं एक तरीके से। कार्यपालिका, न्यायपालिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद। विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए आप इतना समझे ना, तो अब मैं इसको सिलेबस को आपको डिकोड करता हूँ। आपने जैसे संविधान आ गया, संविधान। अब जो ये आपकी किताब है, किताब, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो अब इसका निर्माण देखेंगे कैसे हुआ कि अंग्रेज थे, अंग्रेज के सामने कुछ एक्ट आए, उस एक्ट से अपन ने कुछ प्रावधान लिए, अपनी संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा ने किसी तरीके से बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, फिर भारत के अकॉर्डिंग उसको लिपिबद्ध किया और उसको एक किताब में डाला, और उसी किताब को अपन संविधान बोलते हैं। तो आ गया निर्माण। फिर उसके बाद विशेषता। अब मान लीजिए जो आपकी किताब है, जो भारत का संविधान है, उसकी विशेषता क्या है? जैसे आप लोग बोलते हैं सबसे बड़ा लिखित है, नव्य अनम्य का मिश्रण है, तो ये कहीं ना कहीं विशेषता हो गई। मूल ढांचा। अब देखिए आपका संविधान बन चुका था, संविधान बन जाता है, कोई भी चीज बन जाती है। जैसे आप आज देख लीजिए आपके घर में, या आप फॉर एग्जांपल आपने अपने जीवन में कितनी सारी चीजें बनी, उसमें आपने कितने सारे बदलाव किए होंगे, और हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो अपने यहाँ भी क्या हुआ, न्यायपालिका, जैसे मैंने बताया 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो न्यायपालिका जो है वो क्या करती है, आपके यहाँ कहीं ना कहीं जो भारत सरकार कानून बनाती है उसकी जांच करती है, उसकी जांच करके वो ये देखती है कि आपकी किताब के अनुसार है कि नहीं। कौन सी किताब? ये संविधान। इसका निर्माण समझ गए, इसकी विशेषता समझ गए। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इस किताब में कोई भी पन्ना फाड़ सकते, कोई भी पन्ना जोड़ सकते हैं, जिसको अपन संशोधन कहते हैं। लेकिन आप जो भी पन्ना फाड़े या जोड़े या कुछ भी लिखे या काटे, उसके लिए आप बस उसके मूल ढांचे को उल्लंघन नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा किसी भी चीज का क्रक्स होता है, बेसिक मर्म होता है, और ये मूल ढांचे को न्यायपालिका समय समय पर बताती है कि जैसे मौलिक अधिकार एक मूल ढांचे का अंग है, ये ढंग है, या ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो समय समय पर उसको बताती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप देखें कि कैसे मैं सिलेबस को डिकोड कर रहा हूँ। यदि आपने ये पकड़ लिया, बहुत सारे आंसर वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और आपको विषय की अच्छी समझ होगी, और आपको आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, और आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो मैंने जैसे बताया, आप जैसे दो, अब आप यहाँ देखिए डायग्राम, ये किताब है आपकी, उसके आधार पर चल रहा है शासन। शासन करने वाले हैं 3 लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अब विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है ना। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू कराती है। और न्यायपालिका क्या करती है? इस कानून को चेक करती है इस किताब के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो अब ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे कि पहले तो इसके इर्द गिर्द घूम रही है यूनिट 1 कि संविधान बना कैसा, संविधान की क्या विशेषता है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, और संविधान में कब कब कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई और हटाई गई, प्रमुख संशोधन। फिर आप देखेंगे वैचारिकी तत्व। वैचारिकी तत्व क्या होते हैं? जिन पे विचार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये जो किताब है ना, इस किताब के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, उन चैप्टर के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स है। तो ऐसे, तो अब आप इन चैप्टर को यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इनके चैप्टर मान ले, तो उनको अपन भाग कहते हैं, भाग। और उन भाग के अंदर बहुत सारे क्या लिखे हैं? आर्टिकल। आर्टिकल को अपन अनुच्छेद कहते हैं। तो अब आप देखिए कि इस किताब का एक चैप्टर है उद्देशिका, इसी किताब का अगला चैप्टर है मूल अधिकार। जैसे आप भाग 3 में, चैप्टर 3 समझिए, भाग 3 में मूल अधिकार दिए। फिर आप भाग 4, चैप्टर 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए। फिर ये आगे मूल कर्तव्य, जैसे आपके शुरू में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे, 11 बाद में जोड़ा है। तो ये सब चीजें देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सिलेबस डिकोड होता जा रहा है, और आप यदि इन्हीं सिलेबसों पे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर बना के रख लेंगे, तो आपको सीधे सीधे 60% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 100 में से 60 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, और आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, मैंने बताया किताब है, किताब के बारे में देख लिया, उसके वैचारिक तत्व देख लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपन। संघवाद, संघवाद और केंद्र। अब जैसे आपको मालूम है कि जो भारत का संविधान है, वो अपन ने क्या किया, अपन ने अपने संविधान को क्या रखा है? अमेरिका जैसा फेडरल नहीं रखा है। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि फेडरल ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका में राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वहां पे जितने भी राज्यों ने मिलकर समझौता किया है कि हम अपना अपना एक संविधान बनाएंगे, साथ में पूरे अमेरिका का एक संविधान होगा। जैसे यूएसए में, मेरे को फॉर एग्जांपल याद तो नहीं, 50 के आसपास स्टेट्स हैं, उन सारी स्टेट्स ने मिलकर अपना संविधान खुद का भी अलग अलग बनाया, और एक उनका पूरा कॉमन भी है। तो ये फेडरल होता है, जहाँ पे केंद्र भी होता है और राज्य भी होता है। फेडरल के कई फीचर्स होते हैं, मैं आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स में बताऊंगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, संघवाद। संघवाद में आप देखेंगे राज्य संबंध, फिर उच्चतम न्यायालय। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक होता है संविधान, और फिर होते 3 अंग जो चला रहे देश को अपने। ये भारत देश है, भारत देश को चलाने वाले कितने अंग? यदि आप देखें तो भारत को चलाने वाले 3 है। अब संविधान तो समझ गए आप, तो संविधान से रिलेटेड ये 2 चैप्टर हो गए। अब अपन यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखिए आप, क्या है संविधान कौन चला रहा है? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अब आप देखिए जो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, इसमें अब न्यायपालिका से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका। अब आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, संविधान, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, और वो कानून क्या होना चाहिए? इस किताब के दायरे में होना चाहिए। फिर उसी कानून को लागू कौन कराता है? कार्यपालिका। उसके भी अधिकार और कर्तव्य यहाँ दिए, उसके दायरे में होना चाहिए। और ये दोनों दायरे में है कि उसको कौन चेक करता है? न्यायपालिका चेक करती है।
ये अब ये जो न्यायपालिका आप देखते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य का हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो अब ये जो कोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई आदमी बैठेगा, हर आदमी का कोई पद होगा, और तो इस तरह से आपका सिलेबस बन जाता है कि उच्चतम न्यायालय। फिर आप पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय में इतने जज होते हैं, उनका कार्यकाल ही होता है, उनकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन ही होता है, ये सब चीजें। तो ये सही नहीं आप देखेंगे कि आपकी ये किताब में सब लिखा है, और ये किताब कहीं ना कहीं पॉलिटी बन रही है, और इसी किताब में इन तीनों के काम भी लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये सिलेबस यहाँ से पूरा डिकोड हो रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जैसे बताया मैंने कि ये सब होते हैं। अब देखिए चैप्टर बाय चैप्टर जुड़ता चला जा रहा है, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किताब है, फिर किताब के बाद मैंने बताया तीन है। अब इन तीनों को आपने बिठा दिया। अब बिठा दिया तो आपने न्यायपालिका को तो समझ गए, न्यायपालिका का। अब जैसे आपके यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है, शासन की एक प्रणाली है। तो लोकतंत्र मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन जाते हैं चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं, अपन वोट डाल के अपन किसी को भी प्रधानमंत्री को अपन नहीं चुनते, अपन अपने सांसदों को लोकसभा में भेजते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में उन लोग विधानमंडल वाले चुन के भेजते हैं, अपन अपने आगे विधायक का चुनाव करते हैं। तो ये सब करते हैं। तो यही लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा, और अपन ही करते हैं चुनाव। अब देखिए आप, जो अपन पूरा चुनाव करते हैं, कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। तो ये आगे अपना अगला चैप्टर निर्वाचन आयोग। अब आपने चुन के अपने काम के लिए किसी को भेजा। फॉर एग्जांपल अपन सब ने मिलकर कुछ लोगों को देश चलाने के लिए बिठाला। अब वो लोग देश सही से चला रहे हैं कि नहीं, पैसे सही से खर्च कर रहे हैं कि नहीं, उसका कौन देखा जोखा रखता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर आप देखेंगे आप संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब अपन सब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपन सेलेक्ट होके जाएंगे तो अपन क्या बनेंगे, कार्यपालिका। यहाँ देखिए एक एक अंक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे न्यायपालिका हो गया। यहाँ पे देखिए ये सब पद जो है, ये सब जो पद है, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, ये सबके काम में बताता चल रहा हूँ। आप संघ लोक सेवा आयोग तो आप सुनते होंगे आईएएस आईपीएस, इन सब की भर्ती ये कराते हैं। और आईएएस आईपीएस एक तरीके से क्या बनते हैं, दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका बनते हैं। उसके बाद देखिए आगे जो अपन सब एसडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, सब कौन करवाता है, ये एमपीपीएससी कराता है। तो अपन को पढ़ना बेसिकली क्या है, तो अपन को ये सब पढ़ना है कि इनके जो एमपीपीएससी है, इनमें कितने आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कैसे बनता है, क्या कार्यकाल होता है, ये सब। और अपने को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आयोग द्वारा हाल ही में किए जा रहे हैं, हाल ही पे इन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो आप अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए। तो अपन को इनके सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट बनाते हुए इनको डिफेंड करने की हमेशा कोशिश करनी है अधिकतर टाइम। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बता दिया ये चीज। अब अपन एक सेकेंड, स्लाइड आगे पीछे हो गई। चलिए तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तीन अंग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको दिखाया कैसे न्यायपालिका बनी, उसका कार्यकाल, ये सब यही सब अपन को पढ़ना है। अपने कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में न्यायपालिका द्वारा किया गया यह कार्य आपको कैसा लगता है, आप इस पर अपना विचार कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप पीएससी के पुराने ईयर के पेपर उठाइए और सिलेबस से मैच कीजिए। और जैसे मैं सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ, आप यदि हर सिलेबस को ऐसे डिकोड कर लेंगे तो आपकी मुख्य परीक्षा निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको इकाई 2 बता रहा था। इकाई 2 में मैंने जैसे आपको बताया संघ लोक सेवा आयोग, मदन नीति आयोग। अब नीति आयोग आप देख सकते हैं, नीति आयोग में क्या एक अंग है, कार्यपालिका का अंग है, तो वही कार्यपालिका। आप देख रहे हैं मैंने कैसे सिलेबस को डिकोड किया कि सिर्फ इतने में ही पूरा सिलेबस डिकोड हो जाता है। आपको ये समझ आना चाहिए, राज व्यवस्था होती है, उसमें एक चीज होती है वो किताब, जो संविधान है। तो होते हैं तीन अंग, ये तीन अंग क्या करते हैं, इस किताब के माध्यम से शासन करने की इसके अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं। अब यही तीन अंग कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे इनकी नियुक्ति हो रही है, कितना कार्यकाल होता है, इनके क्या क्या कर्तव्य, इनकी क्या क्या शक्तियां, यही आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका जैसे इकाई 2 कंप्लीट हो गई। अब इकाई 2 में क्या चीज छूट गई थी, भारतीय राजनीति में जाति धर्म वर्ग निर्जातिता भाषा और लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, चुनाव कराता है। और अब अपना एक शब्द आ गया राजनीतिक दल। तो अब निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है तो कुछ लोग खड़े होते हैं, और कुछ लोग कौन खड़े होते हैं, जिनको अपन पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस, ये खड़े होते हैं। फिर अपन इनका चुनाव करते हैं। तो राजनीतिक दल का मतलब क्या है, यही। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में राजनीतिक दल के गिरते आचरण को लेकर आपकी क्या टिप्पणी कीजिए, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक आप उसके 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर बना लीजिए, आपके आधे क्वेश्चन वहीं से सीधे आ जाएंगे। अब अपन इकाई 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिए इकाई 3 में क्या, अब देखिए फॉर एग्जांपल अपने देश में क्या है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब मान लीजिए अपने एक केंद्र सरकार थी, उसके अंदर एक राज्य सरकार थी। अब दिक्कत क्या होती है, हर राज्य के अंदर जिले होते हैं, और हर राज्य के अंदर क्या होती है, पंचायतें होती है।
गांव होते हैं, सॉरी गांव होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, नगर होते हैं, जिले होते हैं। तो अब गांव, अब यहाँ केंद्र तक एक गांव का आदमी पहुंचना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए अपन ने क्या किए, अपन ने कोशिश की कि अपन नीचे वाले आदमी को डायरेक्ट प्रशासन से जोड़े। तो उसके लिए अपन 73rd और 74th अमेंडमेंट लाके अपन ने जन भागीदारी और स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की। और आपको मालूम है हर बार एक क्वेश्चन आता है कि नगर पंचायत द्वारा किए गए कार्य बताइए। नगर पंचायत की आलोचना क्या होती है, उनके आर्थिक क्या मुद्दे हैं, क्यों उनको हमेशा आर्थिक गतिविधि में कमी दी जाती है, या उनके पास उतने धन की उपलब्धता नहीं होती, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो मैंने आपको देखो ये बता दिया कैसे सिलेबस को आपको डिकोड करते चले। और आप देखेंगे कि आप जब भी कोई किताब या कोई नोट्स या किसी भी कोचिंग में कुछ भी पढ़ते हैं तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक रहते हैं, इसलिए आपको लिंकेज करना चाहिए। किताब है, उसका पहला चैप्टर आ गया, ये हो गया उसका, पहले आप पढ़ते कुछ अनुसूची के बारे में, फिर आपका पहला चैप्टर प्रियम्बल आ जाता है, दूसरा नागरिकता आ जाता है। अब नागरिकता आ जाता है तो आपको समझनी चाहिए कि एक देश है, इसमें रहने वाले कुछ नागरिक होते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो नागरिक नहीं होते हैं, तो कुछ नागरिकों को अधिकार दिए, कुछ इनको नहीं दिए। और ऐसे ही एक किताब है, उस किताब में चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 4 क्या है, तो आपका सिलेबस खुद ही बनता जा रहा है। आपका एक सिलेबस यही है कि आपका संविधान कैसे बना। तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और ऐसे आप सिलेबस डिकोड करेंगे तो आपको आगे पीछे का सब पता होगा, आपको लिखने की आसानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपको यदि ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अपने देश में एक किताब है, उस किताब का 3rd चैप्टर मौलिक अधिकार है। सुसंजित भाषा में आप और लिखेंगे, मैं तो अभी आपको समझा रही, जैसे भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में क्या दिया है, लोगों के मौलिक अधिकारों की बात हुई है, उनकी बुनियादी जो उनके आध्यात्मिक नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक है। तो इस टाइप से आप चीजें कनेक्ट करेंगे मेरे फ्लो चार्ट से, आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर मिलेंगे। अब आइए आगे बढ़ते, जवाबदेही और अधिकार। अब आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने, तो मैंने बताया लोकतंत्र है, आपने चुनाव किए, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका बन गई, राजनीतिक दल को आपने चुन के भेज दिया, वो संसद में चले गए, अब शासन चला रहे हैं। अब मान लीजिए वो गलत शासन चलाए, फिर यदि कोई भी गलत चीज करे तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। और जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा, उसके लिए भी लोग चुनाव लगेंगे, उसके लिए भी फोरम लगेंगे, उसके लिए भी आयोग लगेंगे। तो जैसे सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब क्या करते हैं, ये सब देखते हैं कि कहीं भारत की जो सरकार है वो अनुसूचित जनजाति के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, उनको जो अधिकार दिए वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, उनको सब चीजें मुहैया हो रही कि नहीं। तो ये जवाबदेही तय करते हैं। और अधिकार, इनको क्या क्या अधिकार है, क्या क्या इनकी, वही फिर से वही चीजें पढ़े, इनकी संरचना क्या है, इनको चुनना क्या होना है, इनकी कर्तव्य शक्ति क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन बन सकता है। लोकतंत्र की विशेषता बताइए, सीधे क्वेश्चन आ सकता है। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। अब आप ये टॉपिक देखिए, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। अब आपने किसी को चुना, वो संसद चले गए, सरकार बना ली, देश चला रहे हैं, तो अब निर्णय प्रक्रिया में आपकी भागीदारी कैसे होगी। तो आपकी निर्णय प्रक्रिया में पहली भागीदारी तो यही है कि आप लोकतंत्र में आपने उनका चुनाव किया। दूसरी चीज आप आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है ना। ऐसे कई चीजें मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर में बताऊंगा। फिर आप देखिए सीबीओ है, एनजीओ है, एसएचजी। एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ये क्या है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, समुदाय आधारित संगठन। ये क्या है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जवाबदेही और अधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब गरीबों का, बच्चों का, इन सब का, महिलाओं का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए मीडिया की भूमिका और समस्याएं। अब आप बताइए, आज आप मीडिया में देखते हैं, आज अपनी मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता है उसका स्तर क्या है, वो कुछ भी न्यूज छापता है। इसलिए अच्छा मीडिया होना जरूरी है, क्योंकि मीडिया ही कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल जिनको अपन ने चुन के बैठा है उनके ऊपर दबाव बनाता है, लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा करता है, जनता को हर चीज से अवगत कराता है, और जनता जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करता है मीडिया। लेकिन आज मीडिया क्या है, आपको पता है कि पेड न्यूज चल रहा है। आप देखते हैं कैसी अजीब अजीब सी न्यूज आ रही है। इसलिए मीडिया की भूमिका किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर आप देख सकते हैं राजनीतिक विचारक। अब आप बताइए राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक क्यों कर डाले। आप जैसे सीधे लिखा है कौटल्य, तो आप तैयार कर लीजिए 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर। क्यों डाला कौटल्य को, आप बताइए। कौटल्य से बड़ा राजनीतिक विचारक कोई हो सकता है क्या, उनने कितनी अच्छी अच्छी बात करी, उनका सप्त सिद्धांत है, उसने मित्र की बोला है कि जो आपका पड़ोसी होगा उसका जो पड़ोसी होगा वो आपका मित्र होगा, कितने अच्छे सिद्धांत दिए। तो ये आपके बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी, आप बताइए महात्मा गांधी से अच्छा राजनीतिक विचारक कोई हो सकता है क्या। महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एकजुट करके तो कितने सालों के अंग्रेजी शासन का अंत किया। तो ये किसी ना किसी राजनीतिक विचारक की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर कितना अच्छा था कि उसने सबको बांध लिया। जवाहरलाल नेहरू आपके पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। वल्लभ भाई पटेल ने कैसे रियासतों को किया, इसलिए वो भी जरूरी है। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो पूरा संविधान में मेन भूमिका उन्हीं की थी। उन्हीं ने संविधान तैयार करके बहुत सारे प्रावधान
दबे कुचलों के लिए जोड़े, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में और जेपी नारायण, तो ये सीधे आप इन पे टॉपिक बना सकते हैं। और आखिरी टॉपिक है आपकी पेपर 2 का पार्ट ए का लास्ट यूनिट है 5। आपको पता है 10 यूनिट है, पार्ट बी अलग चीज है, मैं उस पर अलग सिलेबस डिकोड करूंगा। यदि आप लोग को पसंद आएगा तो आप बताइए, मैं उस पर अलग से सिलेबस डिकोड करूंगा। और मेरी कोशिश है मैं सारे हर पेपर का सिलेबस डिकोड करके आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। और मैं भी पेपर दूंगा, आप भी पेपर देंगे, तो जितना अच्छा अपन तैयारी कर सकते हो उतना अच्छा है। अब आप देखिए इकाई 5 में दिया प्रशासन और प्रबंधन। अब जैसे मैंने आपको बताया पूरी चीज इसी चीज में जुड़ी हुई है, एक किताब है उसके आधार पर 3 लोग शासन करें और इन्हीं तीनों के बारे में इस किताब में लिखा है, इसी किताब के आधार पर आपको शासन करना है। अब प्रशासन और प्रबंधन कहीं ना कहीं कार्यपालिका से रिलेटेड विषय भी हो जाता है। प्रशासन प्रबंधन अर्थ क्या है, प्रशासन प्रबंधन का मतलब क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, विकसित और विकासशील समाज में लोग प्रशासन की भूमिका। एक एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। भूमिका एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो आपको सिंपल समझना है कि प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का प्रबंधन कैसे किया जाता है। बहुत सारे विचारक होंगे, उसके आधार पर कोई सिद्धांत दिए होंगे। विकसित देशों में कैसे, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। अब आप बताइए ना, आज जो विधायिका नीतियां बनाती है उसको लागू करने का सबसे बड़ा काम किसका है, कार्यपालिका का। और कार्यपालिका और विधायिका और सरकारी मिलकर तो प्रशासन कर रही है, यदि वो नीति जितनी अच्छी सुनिश्चित होगी उतना अच्छा है। तो ये टॉपिक आपका उसमें आ जाता है। अवधारणा है शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। आप देखिए सीधे शब्द आ गई अवधारणा। ये अवधारणा का मतलब इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रशासन से संबंधित अवधारणा ये शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विधायिका ने कोई कानून बनाया, उस कानून का एक ड्राफ्ट बना दिया, मतलब पूरा कानून नहीं लिखा, लिखा कि ये दायरा है, इसके अंदर आपको काम करना, आप अपने हिसाब से कार्य कर लीजिए। तो उसने ये काम किसको सौंप दिया, कार्यपालिका को सौंप दिया। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि जो भारत के संविधान के अंतर्गत 308 से 323 के बीच में आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग, मध्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। तो उसमें एक उसके अंदर एक अनुच्छेद है, उसमें ये दिया गया है कि जो सरकार है उनने अपने जो शक्ति है ये एग्जाम कराने की, लोगों को चुनाव करने की, ये प्रत्यायोजित कहीं ना कहीं प्रत्यायोजित, उसमें लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, प्रत्यायोजित कर दिए कहीं ना कहीं किसको, संघ लोक सेवा आयोग को और मध्य प्रदेश लोक सेवा। तो अपनी शक्ति किसी और को देना एक अच्छे खाके के अंदर उसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। फिर संगठन के सिद्धांत है, किस संगठन के क्या क्या सिद्धांत है, पद सोपान क्या है, पद सोपान मतलब कोई हायरार्की क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की, एक सेकंड दोस्तों यहाँ देख लिया, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन और विकास और प्रबंधन। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन और प्रबंधन से रिलेटेड है, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी हायरार्की, उसके उत्तरदायित्व, उसके अधिकारी, इस सब के बारे में आपको तैयारी करनी है, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों ये मैंने सिलेबस डिकोड करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट करके मेरी गलतियां बता सकते हैं, मैं सुधार करने की। जैसे कि आपने हाल ही में सुना होगा कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट। अब अपन इसको अपने सिलेबस से कैसे कहीं जोड़ेंगे। देखिए नॉर्मल न्यूज मान कि इनने इस्तीफा दे दिया, ये विधायक उनके साथ मिल गए, ये नॉर्मल न्यूज है। लेकिन एक विद्यार्थी एमपीपीएससी या यूपीएससी के विद्यार्थी से क्या अपेक्षा होती है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अपना न्यूज देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अपने कोई क्राइसिस नहीं है, इसमें एक शब्द बार बार उठ रहा है, दल बदल। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के कारण खबरों में था, तो आपको दल बदल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी आपको सारी न्यूज पढ़नी है, उसमें से अपने पढ़ाई की चीज ढूंढनी है और उसके बारे में पूरा पढ़ लेना है, तो आपकी पेपर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप देखिए दल बदल, दल बदल के बारे में मैं आपको जानकारी दी, आपको मालूम होगा जैसे मैंने आपको बताया राज व्यवस्था या भारतीय संविधान या कुछ भी बोले भारत में जैसे शासन चल रहा है, तो उसकी एक किताब है, ठीक है। अब उस किताब है और 3 अंग है। अब आप देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, जैसे आपको पता है इस किताब है, अब इस किताब में मैंने आपको, आप देखिए आपके सिलेबस में अभी आपको पीछे दिखाए इकाई 1 में सीधा सीधा लिखा हुआ है संशोधन, एक शब्द। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता क्योंकि दल बदल जो है वो आपकी किताब में पहले से नहीं था, अलग से इसको जोड़ा गया है। तो कैसे जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। अब देखिए उसी किताब में क्या है, जैसे आपकी किताब होती है किताब में कुछ अनुसूचियां दी हुई है, अनुसूची 1 2 3 4 ऐसी। तो ये अनुसूचियां क्या है, तो इन अनुसूची में कहीं ना कहीं मैं आपको अभी लेक्चर में और बताने की कोशिश करूंगा, अभी हल्की सी हिंट कर देता हूँ कि जैसे एक अनुसूची है तो उसमें बताया है कि भारत क्या होगा, भारत के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, दूसरी अनुसूची में ऐसे सिंपल सी एक जानकारी दी हुई है और उसी जानकारी को आगे ब्रीफ में बताया गया है, आगे सॉरी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है। तो आप देखिए आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकाई 1 में मैंने बताया था संशोधन शब्द है, तो 52वें अमेंडमेंट 1985 से जुड़ा, कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। अब आप पूछेंगे इसका उद्देश्य क्या है दल बदल का, तो भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था। अब आपको अभी मैं आपको इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि
होता क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, अपन लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेज देते हैं। अब मान लीजिए आपने बीजेपी के 5 सांसदों को वोट दिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अब उनने जाके उनने सरकार बनाया, उन लोग वहां पहुंचे और उनने जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब आप एक बात बताइए, आपने तो बीजेपी की विचारधारा के आधार पर उनको चुना था, अब उनने पार्टी बदल ली, तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हुआ, गलत हो गया ना। तो भारतीय राजनीति दल बदल की कुप्रथा को क्या करना है, समाप्त करना है। दल बदल मतलब होता है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चलेगा, या आपके साथ जो वादा किया था कहीं ना कहीं कि इसी पार्टी में, आपको लगा था बीजेपी में रहेंगे, आपके लिए सरकार चलाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दल बदल कर लिया। तो इसी कुप्रथा को अपन को रोकना था। तो क्या होता, कई बार आदमी अपने स्वार्थ के लिए, सब चीजों के लिए, अपने महत्व के लिए कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा कर देता है। या आप वैसे भी देख सकते हैं कि बार बार क्या होगा कि राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, गिरेगी, जैसे जैसे दल बदल होगा। तो अभी आप महाराष्ट्र में ये एग्जाम्पल देख लीजिए, बार बार गिर रही है। तो इससे क्या होगा, जो लोक नीति है, लोक कल्याण की नीति है, जो जनता के लिए काम किया जा रहा है, उनसे धोखा होगा ना, वो काम अच्छे से नहीं चल पा रहा, सरकार अस्थिर हो रही है, बार बार गिर जा रही है। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए शासन करना, जनता का ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण करना। अब जनता का ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण तो हो नहीं पा रहा, बार बार दल बदल हो रहा है। तो इसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए चीज आई। अब देखिए क्या है दल बदल के मुख्य प्रावधान क्या है, कब किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने बीजेपी से चुने, उन्होंने बीजेपी के सांसद को चुने, उनने जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने छोड़ दी स्वेच्छा से, तो उनके ऊपर दल बदल लग जाएगा और उनकी सदस्यता निरर्थ कर दी जाएगी, या उनको वो कर दिया जाएगा निरर्थ। फिर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब बताइए, आपने निर्दलीय चुना था, जैसे मैंने बोला आपने बीजेपी चुना था, उनने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये पहला पॉइंट लग गया। अब मान लीजिए निर्दलीय चुना गया था, अब उसने जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो वो भी निरर्थ हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। अब जैसे आप बताइए कि बीजेपी ने सरकार बनाई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कितने भी उनके सांसदों ने मिलकर सरकार बनाई, तो आपने जैसे क्रिकेट का गेम खेला होगा, पूरी टीम एक स्वर में बोलती है ना, जो भी काम करती है, जीतती तो बोलती है हम सबका अच्छा परफॉर्मेंस था, हारती तो बोलता है हम सबका था खराब परफॉर्मेंस था। तो यही बता रहे हैं कि किसी सदस्य ने, अब मान लीजिए पूरी टीम 10 में से एक सदस्य ने क्या कर दिया, पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया। और आपको मालूम है सेल एंड सिंक टुगेदर पे काम करते हैं। कोई एक आदमी भी यदि अपनी पार्टी के विपक्ष में वोट करता है तो उसको हटा दिया जाता है और उसके ऊपर दल बदल लग जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, मान लीजिए वो गया ही नहीं वोटिंग करने के लिए, उसकी पार्टी में हर पार्टी का एक कैप्टन होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको विप बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अभी उन्होंने बोला कि कल सब उपस्थित हो जाना और इस विधेयक पे सॉरी इस विधेयक पे इस चीज पे इसके पक्ष में या विपक्ष में वोट करना। अब वो आए नहीं तो भी दल बदल लग जाएगा, आ गए अगेंस्ट में किया तो भी लग जाएगा, नहीं आए तो भी लग जाएगा। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। अब बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी चुन के गए, अब उनके ऊपर 6 महीने के बाद लगेगा, 6 महीने के यदि बाद वो किसी पार्टी पे ज्वाइन करती है, 6 महीने के अंदर करते हैं, तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा और वो अयोग्य नहीं होंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल यदि आप, जैसे आपको पता है संसद है, संसद मतलब विधायिका, आपको मालूम है वहां पे आपने चुन के भेजा, इतने सांसद पहुंच गए, उनने सरकार बना ली। अब सरकार बनाई, अब किसी सांसद ने दल बदल किया है कि नहीं किया, इसका निर्धारण कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। सदन का अध्यक्ष, जैसे आपको मालूम होगा कि अपने यहाँ जो पार्लियामेंट होती है उसका जो कैप्टन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठता है, उसको अपन सदन का अध्यक्ष कहते हैं, और वही अयोग्य घोषित करने की उसके पास शक्ति होती है कि इनके ऊपर दल बदल लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। हाँ अपवाद है, लेकिन दल बदल का भी अपवाद है। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी के यदि 2/3 विधायक किसी पार्टी में विलय करते हैं या खुद की पार्टी बनाते हैं, तो तब उनके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। तो क्यों लाया गया था दल बदल विरोधी कानून, तो आपको मालूम होगा राजनीतिक दलों सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला। तो फॉर एग्जांपल मैंने तो ये शॉर्ट में लिखा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि दल बदल क्यों लाया गया था। तो आपको एक चीज मालूम है कि अपन, अभी मैंने आपको बताया था लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए। अब आपने सरकार बनवा दी, सरकार बन गई, तो अब आपको मालूम है राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो दल है वो पूरे के पूरे जितने लोग पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी में जितने भी सांसद है, वो लोक सामूहिक रूप से लोकतंत्र का फैसला करते हैं, वो सब मिलकर लोकतंत्र का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए एक सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला करते हैं, जैसे राजनीतिक दल सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला करते हैं। अब मान लीजिए राजनीतिक दल पहुंचे और उनके 4 विधायक उधर मिल गए, पार्टी गिर गई, तो सामूहिक रूप से फैसला नहीं कर पाए, तो लोकतंत्र के साथ धोखा हो गया। अगला देखिए क्यों लाया गया था दल बदल कानून, विधायक और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने लगी और गिरने लगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल 60-70 में एक विधायक जी थे, उनको आयाराम गयाराम कहा जाने लगा था। वो क्या करते थे, उनने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। अब आप बताइए 15 दिन में 3 बार पार्टी बदली,
तो लोकतंत्र में शासन सरकार स्थिर ही नहीं रह पा रही, तो वो जनता का क्या कल्याण करेगी? और अपन ने भेजा ही जनता ने अपने कल्याण के लिए कि सरकार उनका कल्याण करे, देश को अच्छे से चलाए। अब आया गांव रहा राम की राजनीति को रोकना था, इसलिए भी दल बदल लाया गया। विधायकों और सांसदों ने जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। अब यहाँ आपने एमपी का एग्जाम्पल देखा, कर्नाटक का देखा, हाल ही में महाराष्ट्र का देखा, सरकार बन रही है और गिर रही है। तो कब लोकतंत्र किया जाएगा या लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उनको आगे बढ़ाया जाएगा? आदेश, सॉरी गलत, आदेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों में विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लाया गया था। मैंने जैसे आपको बताया, उनको आयोग में घोषित कर दिया जाएगा, उनको सीट से हटा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसकी प्रासंगिकता, दल बदल कानून की प्रासंगिकता, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे कि दल बदल दल बदल के कानून की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। तो कुछ पक्ष में तर्क देंगे, कुछ विपक्ष में। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती सिर्फ जिसका पक्ष हो, और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसका विपक्ष हो। हर चीज के पक्ष और विपक्ष होते ही। तो आप देखिए पक्ष, अब सरकार को स्थिरता, अब आपको मैंने जैसे बताया कि सरकार गिरेगी तो फिर लोक कल्याण कम, तो स्थिरता प्रदान करने में सबसे अधिक प्रभाव कल्याण करे। अब जैसे ही सरकार स्थिर रहेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए काम करेगी, लोक कल्याणकारी योजना ज्यादा अच्छे से चलेगी, और सबसे अधिक प्रभाव किस पे होगा? जनता पर। और आपके देश का शासन अच्छा चलेगा, जनता अच्छे से रहेगी, अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी, देश आगे बढ़ेगा। अवसरवादी राजनीति पे रोक। अवसरवादी राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द चलता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीद फरोख्त। तो अफसर और कहीं ना कहीं जो जो भी सांसद है, अफसरवादी राजनीति पे रोक, मतलब दो चीजें। एक सांसद को लगता है कि उसको ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो वो चला जाता है, या पैसों की लालच में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक अफसर मिला, तो ये अफसर को रोकना था, तो अफसरवादी राजनीति पे रोक। आगे अब जैसे ही वो चला जाता है तो वो सीट खाली हो जाती है, उस पर फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। अब आप बताइए, एक बार चुनाव कराया, इतना भारत इतना बड़ा देश है, उसमें इतने संसाधन खर्च हुए, इतना पैसा खर्च हुआ, दोबारा चुनाव कराना पड़ रहा है, तो अनियमित चुनाव है, वो नियमित तो है नहीं उसमें। अब अनियमित, यदि आप अवसरवादिता पर रोक लगा दोगे तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अनियमित चुनाव नहीं कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं व्यय पर नियंत्रण होगा, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और वही पैसा क्या है, दूसरे अच्छे कामों पे लग पाएगा। राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग की पार्टी है, 10 लोग हैं, उनने ये बोला कि इस चीज पे हाँ बोलना है, एक आदमी ने उस पर ना बोल दिया, ना बोल दिया, तो इसने कहीं ना कहीं क्या किया, 10 लोग तो एक राजनीतिक दल था, तो इसने राजनीतिक दल की प्रभावता में वृद्धि की है। लेकिन जो एक अकेला आदमी है जो अपनी पार्टी के विपरीत जा रहा है, उसके प्रतिनिधि केंद्रित, उसको केंद्र में रख के व्यवस्था को कमजोर किया है, कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसको जो करना है सबके साथ करना है। लेकिन ये पक्ष में हो गया, इसका विपक्ष भी है। अंतर्दलीय लोकतंत्र प्रभाव, जैसे मैंने अभी पिछला पॉइंट इससे रिलेटेड है, कि एक अकेला आदमी यदि किसी चीज के विपक्ष में जा रहा है, अब मान लीजिए उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों का वो कर रहा है, और वहां के वो एक जो ना बोल रहा है, वो 10 लाख लोग ना बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस क्षेत्र से वो चुन के आया है वहां के 10 लाख लोग बोल रहे हैं, लेकिन अपन ने क्या किया, दल बदल दे के उसकी बात को काटने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उस दल के अंदर लोकतंत्र क्या हुआ, उस पर प्रभाव पड़ता है। अंतर दल की लोकतंत्र का क्या है, उसके अंदर अभाव है, अभाव मतलब उसकी बात वो रख नहीं सकता खुल के, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा, तो ये उसके मन में डर रहता है और वो खुल के काम नहीं कर पाता, तो इसको बोला जाता है अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है, कमी आती है। पार्टी राज को बढ़ावा, कहीं ना कहीं वो एक अकेला आदमी कुछ नहीं बोल पा रहा, पूरी पार्टी जो बोलेगी वो चलेगा। हो सकता है पार्टी गलत निर्णय ले रही हो, तो पार्टी का राज चल रहा है। उदाहरण के लिए ये कहना चाह रहे हैं विपक्ष में तर्क है कि इंग्लैंड जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, इन देशों में दल बदल जैसी कोई व्यवस्था नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सब देखें तक पक्ष में विपक्ष में, तो अब इसमें क्या सुधार किया जाए, तो इसके लिए सुधार पे कई समितियों ने कई सिफारिश की है। ऐसे दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला है दल बदल के बारे में क्या करना चाहिए, चुनाव आयोग का मत है, तो इनका ये मत है, सोच समझ के काम करना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं इसका उपयोग करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अंतरदलीय लोकतंत्र भी बना रहे, और ऐसी अवसरवादिता पर भी रोक लगाया जा सके। अब आगे बढ़िए, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने पीछे आपको बताया था कि दल बदल का फैसला कौन करता है, स्पीकर करता है लोकसभा का, और ऐसे करना है तो चेयरमैन कर सकता है राज्यसभा का, मतलब सदन का स्पीकर और चेयरमैन। तो क्या होता है कि आपने देखा है कि होता क्या है, वो लोग भी किसी ना किसी पार्टी के होते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी पार्टी के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है उसके फैसले को वो लोग या तो टाल देते हैं, या दे गलत निर्णय दे देते हैं, या टाल के रखते हैं, देते नहीं है जल्दी। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस जिसका फैसला आना उसके साथ तो गलत हो रहा है। तो ऐसे एक केस हुआ था, उसमें क्योतो हुलान बनाम जाचिलिंग में ये बोला कि जो विधानसभा अध्यक्ष है या लोकसभा अध्यक्ष है, जो भी है, जो फैसला करता है, उसने जो फैसला किया उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि अपने सिलेबस की एक यूनिट में शब्द ऐसे ऐसे देखा है, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब न्यायपालिका क्या करेगी, उसके निर्णय को जांच सकती है कि उसने सही निर्णय लिया कि उसने गलत निर्णय लिया। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, कोर्स में और अच्छे से बताऊंगा। अब आइए कि अब आपने पक्ष विपक्ष देख लिए, दल बदल देख लिए, अब आगे की राह है क्या करना चाहिए। तो आपको जैसे ऊपर मैंने बताया आयराम गयाराम जी थे,
आए रंग गए रंग, ऐसी राजनीति पर रोक लगती है, कहीं ना कहीं इसने उसको ऐसी राजनीति को रोकने पे काम किया है, सरकार को स्थिर किया है, लोक कल्याण को बढ़ावा दिया है। तो दल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ कुछ लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं। तो अब अपन को ये देखना है, यदि दल बदल चलता रहेगा तो दल से संबंधित जो विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय है वो सिर्फ कुछ लोगों द्वारा ही लिए जा रहे हैं। आज आप देखिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी सरकार हो, उसके कुछ टॉप के 10 मंत्री 20 मंत्री होते हैं, वही निर्णय लेते, बाकी लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। तो अपन को आया दाम रहा राम राजनीति में तो उसमें रोक लगाई, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम हुआ अपने लिए, लेकिन इसने कहीं ना कहीं दल के कुछ महत्वपूर्ण कुछ ही लोगों को दे दिया, और इसको अपन पे ध्यान देने की जरूरत है। और अपन को यहाँ पे ये भी ध्यान देने की जरूरत है, जो अयोग्यता की अवधि है, जैसे अपन ने किसी सांसद अयोग्य कर दिया उसको, जैसे फॉर एग्जांपल एक सांसद चुना, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, खड़ा बीजेपी से हुआ था, जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उसको जब अयोग्य कर रहा है तो 6 साल या उससे अधिक के लिए करे, अभी 6 साल से कम के लिए करते हैं, तो ज्यादा के लिए करे तो उसके अंदर डर बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा, और इससे कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों मैंने एक कोशिश करी आपको ज्यादा से ज्यादा दल बदल के बारे में जानकारी देने की, तो ये अपना तरीका होना चाहिए महाराज संकट को पढ़ने के बारे में, दल बदल पढ़ाई की चीजें, ना कि अपन को मतलब नॉर्मल वे में नहीं सोचना है जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं। अपन को एक अधिकारी के तौर पर एक न्यूज को देखना है, जैसे इससे निकल के आया दल बदल। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है सीधा, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित और इस कितने विषय उल्लेखित। अब मान लीजिए इसी को काट के इस साल क्वेश्चन आ जाए, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित, तो 10वीं दल बदल से, फिर उसके बारे में आप जानकारी देंगे। फिर आपका संभावित क्या हो सकता है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, वही मैंने संभावित बता दिया आपको। तो आप 10वीं अनुसूची बता सकते हैं, दल बदल से रिलेटेड है, 52वें अमेंडमेंट 1985 से जोड़ी गई है, क्यों क्यों जोड़ा है इसको, तो अफसरवादिता को रोक लगाने, या ऐसा भी लिख सकते हैं दल बदल ने कहीं जो लोकतंत्र को कमजोर करते थे उसको सशक्त करने की कोशिश की। तो ऐसे आप हजारों पॉइंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा सिलेबस डिकोड करके दिखाया, उसके बाद उस सिलेबस में दल बदल कैसे जुड़ा। तो मैंने आपको बताया था राज्य व्यवस्था होती है, संविधान होता है, 3 अंग होते हैं, उसी 3 अंग में एक अंग होता है विधायिका, और विधायिका ही में कहीं आप चुन के भेजते हो सांसद को, और वही कहीं ना कहीं दल बदल ना कर ले, उसके लिए दल बदल मतलब दल बदल ना करे, उसको रोकने के लिए दल बदल कानून आया। तो और अपना पूरा टॉपिक मैंने आपको देखिए कैसे जोड़ के बताया कि जुड़ गया दल बदल, इसलिए आपको ऐसे ही तैयारी करनी, तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आप बोलेंगे तो मैं मुख्य परीक्षा 2020 के 2021 जो आने वाली है उसके लिए सारे सिलेबस डिकोड कर दूंगा। और मेरी बात मानिए, यदि आपको सक्सेस होना है तो 2 चीजें याद रखनी है, एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और सिलेबस के पूरे नोट्स बना लीजिए, जो उस पर टॉपिक्स दिए हुए हेडिंग, उस हेडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हुआ तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।